जी, तो स्टूडेंट्स सिंपल पेंडुलम से आप लोग वाकिफ़ होंगे। क्लास 9th में भी हमने वाइब्रेटरी मोशन की जब बात की थी तो एग्ज़ाम्पल जो हमने समझने के लिए इस्तेमाल की थी वो एक सिंपल पेंडुलम की थी। अब सिंपल पेंडुलम बेसिकली होता क्या है, एक स्ट्रिंग यानी एक रस्सी के साथ कोई सा भी एक मैस अटैच कर दिया जाए उसके एंड पे, ठीक है, मैस एम अटैच कर दिया जाए तो ये बन जाता है हमारा सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम यहाँ पे किसी चीज़ के साथ हैंग किया हुआ होता है। अब ये सिंपल पेंडुलम क्या करता है, ये होती है उसकी मीन पोजीशन ओ, यहाँ से उसको मूव कराया जाता है इसकी तरफ तो ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर आकर फिर ये इधर वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ से वापस आता है, फिर इधर जाता है। इस तरह से ये अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट कर लेता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पर उसने बात की है कि मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डायग्राम में देखें अगर हम तो आपको यही चीज़ यहाँ पर शो हुई नज़र आ रही है। इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम में उसने ये कहा कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक मैस एम है जिसे हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है और वो अपनी जगह पर एक जगह पर फिक्स है, पॉइंट ओ पे वो लटका हुआ है जो कि उसकी मीन पोजीशन है। और इस जगह पर एक और बात उसने यहाँ पे बताई कि चूंकि ये लटका हुआ है तो ये वाला चीज़, ये इसका वेट है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और एक ये टेंशन की फोर्स है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो ये टेंशन और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो देर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि टेंशन और वेट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, नेक्स्ट ये हुआ कि नेक्स्ट यूँ हुआ कि ये जो था ना पॉइंट ओ, इससे डिस्प्लेस किया गया, यहाँ तक डिस्प्लेस करके ले जाया गया इसको इस जगह तक, ठीक है। इस जगह पे जब ले आया तो ये था हमारा पॉइंट ए। पॉइंट ए तक जब लेकर गए हैं हम इसको और फिर ये यहाँ से यहाँ तक वापस आया तो यहाँ पर इस दौरान एक एंगल बन गया विच वॉज दी एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ से ये एक ट्राइंगल बन गई पूरी। अब ये ट्राइंगल किस तरह से बन गई, ये चीज़ ये एक बाकायदा ट्राइंगल बन गई और ये उसका थीटा एंगल भी बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास हमने ये देखा था कि ये वाला एक्स कंपोनेंट हम लेंगे, उसने ये वाले वेट के कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया और इस चीज़ को हम लोग वाई कंपोनेंट कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ थीटा बन रहा है, इसलिए हमने इस वाली चीज़ को एक्स कंपोनेंट ले लिया है। अब ये दोनों फोर्सेस जो थी टेंशन और वेट की, वो तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई। सिर्फ एक वाहिद जो फोर्स अब यहाँ पर लग रही है जो कि रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट भी कर रही है, वो ये वाली फोर्स है एम जी साइन थीटा, जो कि वेट का कंपोनेंट है जो पॉइंट ए से इसको मूव करा के पॉइंट ओ की तरफ लेके जा रहा है और पॉइंट बी से मूव करा के इसको पॉइंट ओ की तरफ लेके जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट है। ये डायग्राम आपको होपफुली समझ आ गई होगी। दोबारा बता देती हूँ, ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में हमने एक लंबी सी रस्सी ली, स्ट्रिंग जिसको कहा जाता है। उस स्ट्रिंग को जब हमने लिया तो ये हमारे पास स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसे स्मॉल एल से शो किया गया है। ये वाला जो कैपिटल टी है वो टेंशन को शो कर रहा है। उसके अलावा वेट है, वेट और ये टेंशन एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। ये उसने एक एंगल बनाया था, ये वाला जो कंपोनेंट है ये एंगल बना था, ये वाला एक्स कंपोनेंट है, ये वाला वाई कंपोनेंट है, ठीक है। नीचे वाला वाई, ये एक्स कंपोनेंट है। तो इस वक्त ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और सिर्फ एम जी साइन थीटा की जो एक कंपोनेंट की वेट की या फोर्स की एक कंपोनेंट है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ हमारे पेंडुलम को मूव करा रहा है। यही बातें उसने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं नीचे यहाँ पर। अगर हम लोग इस पैराग्राफ को देखें तो इस पैराग्राफ में हमें समझ आएगी क्या लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ें। तो पेज नंबर 4 के ऊपर ये गिवन है, इसमें उसने लिखा हुआ है फोर्स एक्टिंग ऑन आ डिस्प्लेस्ड पेंडुलम। एक ऐसा पेंडुलम जिसको अपनी मीन पोजीशन से हटा दिया है, वो डिस्प्लेस किया हुआ है, वो डिस्प्लेस पेंडुलम है, ठीक है। कौन सी फोर्स है, द रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट कॉजेज द पेंडुलम टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि पेंडुलम को सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग अंडरगो करा रहा है, मूव करा रहा है, इज़ द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटी की फोर्स का एक कंपोनेंट है जिसको हम वेट भी कहते हैं, जो एम जी के इक्वल है। और कौन सा वाला कंपोनेंट इस वक्त एक्टिव है, एम जी साइन थीटा, जो कि इसको मूव करा रहा है, ठीक है, टेंजेंट टू दी पाथ ऑफ मोशन। और वो इस मोशन के पाथ का टेंजेंट भी है। टेंजेंट क्यों है, क्योंकि वो 90 डिग्री पर भी बिल्कुल नीचे एक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देती हूँ। टेंजेंट हमारे पास वो चीज़ होती है जो बिल्कुल 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हो।
ये चीज़ एक्ट कर रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ब्लू कलर का जो एरो है ना, ये वाला एरो, ठीक है, ये देखें, ये चीज़ जो होती है ना किसी भी मोशन के अलोंग, ये टेंजेंट, ठीक है, और ये वो वाला कंपोनेंट है जो एम जी साइन थीटा है, ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास एम जी है जो टेंजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये वेट का ग्रेविटी के साथ एक्ट करता हुआ कंपोनेंट है। होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब ये ऊपर वाली बातों में वही सब कुछ लिखा है जो मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि एक मैस एम है जिसको लेंथ एल की स्ट्रिंग के साथ हमने अटैच किया है और वो एक फ़िक्स पॉइंट के साथ एक्ट हुई है, ठीक है, वो उसकी मीन पोजीशन थी और ए एंड बी उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी। अब ये वाली बातें ज़रा समझ लें जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं। देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी रस्सी के अलोंग या धागे के अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, एज दी टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल्स द कंपोनेंट ऑफ द वेट, क्योंकि वेट ने और स्ट्रिंग ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। एम जी कॉस थीटा जो था वो हमारा कंपोनेंट ऑफ द टेंशन था जो स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट कर रहा था, उसने वेट इज़ इक्वल टू एम जी को कैंसिल कर दिया है। हैंस देयर इज़ नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, इसलिए बिल्कुल सीधी वाली डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रही। डायरेक्शन सिंपली किस मोशन में हो रही है, डायरेक्शन इस मोशन में नहीं हो रही, डायरेक्शन जो है वो हमारी हमें इस मोशन में हो रही है, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसका वो है एम जी साइन थीटा। अच्छा जी, आगे देखें, द कंपोनेंट ऑफ द वेट, कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा जो कि एम जी साइन थीटा है इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट किया हुआ है, यानी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ यानी ओ की तरफ ही मूव करके जाता है, एंड एक्ट्स एज रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि एम जी कोस थीटा और वेट के कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जो मूवमेंट की डायरेक्शन थी वो इस डायरेक्शन में हो रही थी, और उस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो ये है एम जी साइन थीटा, सिर्फ मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, ऐसे ऊपर वाली डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है जी। तो उसने कहा कि ये जो हमारा एम जी साइन थीटा है इस डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, वही बार बार मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, उसकी तरफ उसको लेके आ रहा है और लेके जा रहा है ओ की तरफ, एंड एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स, और ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के केस में रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वो फोर्स का कंपोनेंट है जो कि एम जी साइन थीटा है। ड्यू टू दिस इसकी वजह से किधर गया, अच्छा, फोर्स ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से द बॉब स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ, बॉब जो है वो मीन पोजीशन ओ की तरफ जा रही है। एट ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी, और ओ पे आके हमारे जो बॉब है उसके पास वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी भी हमारे पास जब मैक्सिमम हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से, तो मीन पोजीशन पे इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। एंड ड्यू टू इनर्शिया, और साथ में इसमें इनर्शिया की भी फोर्स एक्ट कर रही है। अच्छा, इनर्शिया भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। हमने इनर्शिया के बारे में ये पढ़ा था कि इनर्शिया बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इसको अपनी असल हालत की तरफ वापस ले जाने पर मजबूर कर रही होती है। तो यहाँ पर ये जो बार बार हमारा कोई भी मैस है वो मूव करके अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जा रहा होता है, उसमें इनर्शिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो यहाँ पर प्ले किया जाता है, ठीक है। तो होप सो आपको इन लाइंस की समझ आ गई होगी, ठीक है। अगले वाले पेज पे हम लोग देखें, ये चीज़ उसने बताई हुई है, द रीस्टोरिंग फोर्स, बार बार उसने ये बात की है एक ही कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एम जी साइन थीटा है, ठीक है। स्टिल एक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन ओ, वो अभी भी जो है वो मीन पोजीशन ओ की तरफ ही जा रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है जो मैंने बता दी है यही इन लाइंस में लिखा हुआ है, आप काइंडली इन लाइंस को पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर एक बात आपको समझाऊँ, एक सिंपल पेंडुलम ही की हेल्प से उसने एक पूरी की पूरी वाइब्रेटरी मोशन को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे उसने कहा आपके सामने यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और सिंपल पेंडुलम हमें क्या बता रहा है कि ये देखें, ये एक सिंपल पेंडुलम है। अगर इसको सपोज मैं कहती हूँ ये पॉइंट ए है, यहाँ से इसको हिलाकर यहाँ ले जाया गया है, तो ये यहाँ से इधर की तरफ मूव करके आया, फिर इधर गया, ठीक है।
तो ये जो इसने कंप्लीट एक अपना ये मूवमेंट किया है, असल में ये इसने अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है, एक साइकिल कंप्लीट किया है। तो इसकी एक इस मूवमेंट पूरी को हम एक वाइब्रेशन या एक साइकिल भी कहते हैं। एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन साइकिल इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये जो हमारा एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ है, ये इसका जितने टाइम में कंप्लीट हुआ है वो उसका टाइम पीरियड होगा। और इसके फार्मूला को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला यहाँ पे बताया हुआ है वो है T=2π√L/g। टाइम पीरियड जो है वो किस किस के हिसाब से मेजर किया जाता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है लेंथ के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। जितनी लेंथ ज़्यादा लंबी होगी उतना टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का ज़्यादा होगा, जितना जो है लेंथ कम होगी उतना जो टाइम पीरियड है हमारे पास सिंपल पेंडुलम का वो कम होगा। ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ये दोनों फार्मूलाज आपने कंफ्यूज नहीं करना है, मैस स्प्रिंग सिस्टम का और सिंपल पेंडुलम का। मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड सिर्फ मैस पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, जबकि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आई नो मुश्किल टॉपिक्स हैं, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने इसको ध्यान से सुनना है और काम डेली बेसिस पे करना है।